हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग फिर से ईवीएस की क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों का पहला वीडियो आ गया है एनसीईआरटी पे। ये बेस्ट है। और ये दूसरा वीडियो है हम लोगों का एनसीईआरटी का ईवीएस का। ये क्लास है ईवीएस में। अगर आप 20 में 20 लेना चाहते हैं तो संपूर्ण वीडियो देखिए, जितने भी एनसीईआरटी पे ही बने हुए हैं। और आपका एग्ज़ाम में, चाहे आप केवीएस की एग्ज़ाम दीजिए या आप सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए या पीआरटी का दीजिए या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी, अगर आप बीएड या बीटीसी का कोई भी देना चाहते हैं तो वहाँ से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ईवीएस के बनते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप ही लोगों का फ़ायदा है। चलिए, हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं जो कि वीडियो अपलोडेड है और प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ये हम लोगों का पार्ट 2 है ईवीएस का। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नर वीवर पक्षी घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, जो सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। यहाँ से प्रश्न आया है, ये वीवीआई है आपका, ये वीवीआई पोर्शन है आपका। कौन सा? ये नर वीवर वाला। यहाँ से प्रश्न आए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि नर वीवर जो घोंसले होते हैं, यानी जो घोंसले बनाने का काम करते हैं, तो वो कौन करते हैं? तो ये नर वीवर पक्षी करते हैं। और ये भी प्रश्न आया है कि कौन सा ऐसा पक्षी का प्रजाति है जो सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम घोंसले में ही अपने अंडे देती है? तो वो है मादा वीवर पक्षी। ठीक है, याद रखिएगा, ये नर वीवर पक्षी ही घोंसले बनाते हैं और बेस्ट जो घोंसला होता है वही अपने मादा वीवर के लिए बनाते हैं, जो एक पक्षी है, और उसी में वे अपने अंडे देती हैं। ठीक है, अब देखिए गाय के दांत जो होते हैं आगे वाले, गाय के आगे के दांत क्या होते हैं? पत्ते काटने के लिए होते हैं, और ये बहुत छोटे होते हैं। गाय के आगे के दांत क्या होते हैं? पत्ते काटने के लिए, और ये बहुत छोटे होते हैं। और घास चबाने के लिए उनका जो दांत होता है वो पीछे का होता है, जो चपटा और बड़ा होता है। ठीक है, घास चबाने के लिए जो पीछे का दांत होता है उनका कैसा होता है? चपटा और बड़ा होता है, याद रखिएगा। ये देखिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं और वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगल कर खाता है, सभी को पता होगा। देखिए, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये भी पूछा गया है, कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसके दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं? तो वो है दोस्तों गिलहरी है। कौन सा है? गिलहरी है। और दांतों के काटने या कुतरने के कारण नर के दांत हमेशा घिसते रहते हैं। ठीक है, नर गिलहरी जो होते हैं उसके दांत हमेशा घिसते रहते हैं। किस कारण? काटने या कुतरने के कारण। अगर कोई चीज़ काटता है या कुतरता है तो उनके दांत क्या होते हैं? घिस जाते हैं। और ये याद रखिएगा, गिलहरी के जो दांत होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे हम लोगों का जैसे नाखून बढ़ता है, वैसे ही उन लोगों का दांत बढ़ते रहता है। अगला है, देखिए, भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव से संबंधित है। ये भी प्रश्न आया है कि होलगुंडी गांव से संबंधित कौन सा संघ है? तो ये है भीमा संघ। ठीक है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव से संबंधित है भीमा संघ। और घास की जड़ें बेहद मजबूत होती है, ये सभी को पता होगा। घास छोटी चीज़ें हैं, छोटे खरपतवार के अंतर्गत आता है, लेकिन उसकी जो जड़ें होती हैं क्या होती है? बहुत ही मजबूत होती हैं। बरगद के पेड़, यहाँ पे वृक्ष से संबंधित आ गया है। देखिए, बरगद के पेड़ की लटकन उनकी जड़ें होती हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं वही उनके पेड़ों से अक्सर लटका करती हैं और उनको सहारा देती है। टहनियों से उनकी जड़ें निकलती हैं। ये याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा कि किस पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं, तो वो बरगद पेड़ होगा। और टहनियों से उनकी जड़ें निकलती हैं, बरगद पेड़ से ही निकलती है। ठीक है, अब देखिए, ये एक रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार का पेड़ है। रेगिस्तानी ओक पेड़ है, सॉरी पौधा नहीं कह सकते, क्योंकि पौधे छोटे छोटे होते हैं और पेड़ होते हैं बड़े। तो रेगिस्तानी ओक जो होता है वो पेड़ है और वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, क्लास देखिए, इसकी ये जो होती है इसकी लंबाई दीवार की ऊंचाई के बराबर होती है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, और इसके जो तने होते हैं उसी में ये पानी जमा करके रखता है। कौन? रेगिस्तानी ओक नामक पौधा, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई काफ़ी हद तक लंबी होती है, कह सकते हैं दीवार की तरह उसकी ऊंचाई होती है, लंबी और
फिर उसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत कम होती है और इसके तने में पानी जमा होता है तथा ज़रूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया में जैसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के जो लोग होते हैं पतला पाइप डालकर उसमें से पानी निकाल के प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अगला है हम लोगों का, देखिए बिहू। बिहू के बारे में बताया गया है। आप लोग कमेंट करिएगा कि बिहू कहाँ का नृत्य है, कहाँ का नृत्य है जो प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एग्ज़ाम में कई दफ़ा आया है तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। देखिए माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, ये माघ के महीने में। ठीक है, और पहला दिन उड़ुक्का कहलाता है, यानी कि बिहू का जो पहला दिन होता है, हालांकि ये नृत्य होता है लेकिन असम वाले जो होते हैं वो इसको नृत्य के साथ साथ पर्व के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ही बता दिया कि असम में ही मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर आपसे पूछा जाए नृत्य के बारे में तो पूछ दिया जाता है कि असम कहाँ बिहू कहाँ का नृत्य शैली है, तो असम का है, याद रखिएगा। और ये वहाँ का फेस्टिवल भी होता है और ये 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हम लोगों का जैसे माघ चढ़ गया है, जैसे हिंदी में होता है ना माघ महीना होता है, और अभी जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी होती है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार क्या होता है हम लोगों का माघ होता है। तो ये 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है और पहला दिन जो होता है इसका बिहू का वो उड़ुक्का कहलाता है, ये याद रखिएगा। और इस दिन अस्थाई शेड बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं, यानी कि वहाँ पे एक प्रकार का घर बनाया जाता है जो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, भेला घर कहा जाता है। और उस दिन सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे देखिए इस भोज में जो आयोजन होता है तो वहाँ पे बोड़ा नामक एक चावल का किस्म होता है, देखिए पढ़ लेते हैं। बोड़ा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, और भात सुक्तो जिसको चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। भात सुक्तो किसको कहते हैं, चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं, जो असम में ही बनाया जाता है। आपको इतना याद रखना है, देखिए सारे यहाँ से यहाँ तक आपके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपके यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि असम में खाए जाने वाले सामूहिक भोज जो होते हैं उसमें किस प्रकार का चावल इस्तेमाल होता है, तो ये बोड़ा नामक चावल इस्तेमाल होता है, ये चिपचिपा होता है, ये भी याद रखिएगा। और वहाँ का जो उसमें जो प्रमुख व्यंजन बनाए जाते हैं चावल और रसे वाली सब्जी को क्या कहते हैं, तो भात सुक्तो कहते हैं। और बिहू वहाँ का मुख्य फेस्टिवल है, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और पहला दिन इसका उड़ुक्का कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आंध्र प्रदेश के पोचपल्ली कस्बे के पास एक गांव है। आंध्र प्रदेश के पोचपल्ली कस्बे के पास एक गांव है जिसका नाम क्या है, मुक्तापुर। क्या नाम है, मुक्तापुर। वहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर ही हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से प्रदेश में ये बुनकर परिवार अधिकतर पाए जाते हैं, तो बुनकर परिवार जो पाए जाते हैं प्रदेश पूछेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर कौन सा कस्बा पूछाएगा तो पोचपल्ली हो जाएगा, और कौन सा गांव आएगा तो मुक्तापुर आ जाएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ के जितने भी परिवार होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, बुनकर ही होते हैं, इसलिए वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश के पोचपल्ली कस्बे के पास एक गांव है मुक्तापुर, उसमें अधिकतर परिवार बुनकर होते हैं, तो वो वहाँ की जो बुनाई होती है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो पोचमपल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए कुछ चीज़ों के
नाम उन इलाकों के नाम से मशहूर है। जैसे देखिए कुल्लू की शॉल है ना, मनाली कुल्लू में जब भी आपको जाने का मौका मिले तो वहाँ पे वहाँ की शॉल बहुत ही फेमस है, कुल्लू की शॉल, क्योंकि वहाँ पे क्या है, शीतल इलाका है, ठंड इलाका है, तो वहाँ की शॉल बहुत फेमस है। जैसे पश्मीना का शॉल, कश्मीर में भी जाइए तो वहाँ पे पश्मीना शॉल वगैरह कहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे ही कुल्लू की शॉल भी बहुत फेमस है। अब देखिए मधुबनी पेंटिंग, आपको अगर मधुबनी कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ से मधुबनी पेंटिंग ज़रूर लाइएगा, बहुत ही फेमस है। असम की सिल्क, देखिए असम की सिल्क भी बहुत फेमस है। हम लोग पहनते हैं ना असम की जो साड़ी होती है, सिल्क साड़ी या सूट वगैरह जो भी आते हैं, तो वो सिल्क कपड़े जहाँ ज़्यादातर कहाँ के फेमस है, असम के फेमस है। कश्मीरी की कढ़ाई, कश्मीर की कढ़ाई, यहाँ का दुपट्टा बहुत फेमस है, जिसमें कढ़ाई वगैरह वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से किया हुआ रहता है वो। तो देख लीजिए ये का क्या होता है, इलाकों के नाम पे मशहूर होता है ना, कुल्लू की शॉल, मधुबनी की पेंटिंग, असम सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई आदि। और देखिए मलयालम में चिट्टपन, एक सेकेंड, ये दूसरा ये देखिए मलयालम में क्या होता है, मलयालम में चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई होता है। पिता के जो छोटा भाई, पिताजी के, हमारे पापा के छोटे भाई क्या होंगे, चाचा होंगे। लेकिन मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं, देखिए याद रखिएगा, चिट्टपन कहते हैं, चिट्टप्पन। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसमें हंसी या मजाक में नहीं लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से, हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, यहीं से प्रश्न बनते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि ईजिली किसी चीज़ को नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईजिली लीजिएगा और एग्ज़ाम में वही चीज़ें आप पे भारी पड़ जाएंगी। तो चीज़ें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेनी है, इसको सीरियसली होके पढ़िए। क्या कहते हैं मलयालम में, चिटप्पन कहते हैं चाचा जी को। और कुंजुम्मा क्या कहते हैं, कुंजुम्मा किसको कहते हैं, देखिए पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं, यानी कि चाची को कहते हैं कुंजम्मा। क्या कहते हैं, चाची को कुंजम्मा, और चाचा को क्या कहते हैं, चिटप्पन कहते हैं मलयालम भाषा में, याद रखिएगा। अब देखिए आबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ है जहाँ वह उग सकता है। आबू धाबी की भाषा याद रखिएगा क्या है, अरबी है, और वहाँ की करेंसी क्या है, दिरहम होती है। क्या होती है, दिरहम होती है। हम लोगों का क्या है, करेंसी रुपया है ना। तो याद रखिएगा आबू धाबी की जो भाषा है अरबी है, और करेंसी क्या है, दिरहम है। अब अगला देखिए, केरल में मसाले उगाए जाते हैं, याद रखिएगा। मसालों का प्रदेश जो कहा जाता है, केरला को ही कहा जाता है। ठीक है, केरला को क्या कहा जाता है, मसालों का प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। ठीक है, ज्ञात हो कि पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। ये देखिए, ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। और पूरे परेड में कितने निर्देश देने होते हैं, तो 36 निर्देश देने होते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरे परेड में कितने निर्देश दिए जाते हैं, तो 36 निर्देश दिए जाते हैं। ये हम लोगों का NCERT का जो तीसरा क्लास से लेके 5वां क्लास तक का जो है वो सारांश हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि उसमें जो मुख्य चीज़ें जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को इसमें समावेशित किया गया है। तो ये अलग अलग से जो भी है ना, ये अलग अलग से ये क्या है, टॉपिक बन रहे, तो उसी हिसाब से इनमें इंक्लूडेड है। तो उस देख लीजिएगा, सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी चीज़ें स्किप नहीं कीजिएगा। 3 से 5 क्लास तक का निचोड़ है। ठीक है, अगला है हम लोगों का, देखिए प्रिज्म एक कांच होता है। प्रिज्म क्या होता है, एक कांच होता है जो 7 रंग जिसमें होते हैं। 7 रंग में कौन कौन से रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल दिखाई देता है। प्रिज्म होता है ना,
प्रिज्म होता है उसमें क्या होते हैं 7 रंग होते हैं, ये बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। यही इंद्रधनुष में भी रंग पाए जाते हैं, जो रेनबो हम लोगों का होता है उसमें यही रंग पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, अगर जानकारी हो तो। चलिए, चलते समय चींटियाँ ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हुई चलती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। एंड पार्ट वन भाग में मैंने चींटियों के बारे में बताया है कि कौन सी चींटियाँ अंडा देने का काम करती है, कौन सी चींटियाँ घर बनाने का काम करती है, कौन सी चींटियाँ भोजन बनाने का काम करती है। और देखिए, चींटियों से रिलेटेड एक और टॉपिक आ गया, इसमें पॉइंट आ गया। देखिए, चलते समय जो चींटियाँ होती है, ये भी मैंने बताया था कि चलते समय चींटियाँ क्या होती है, ज़मीन पर कुछ ऐसे चलती है और वहाँ पे क्या करती है, एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ते जाती है, जिसे सूंघकर पीछे वाली जो चींटियाँ होती हैं वो रास्ता नहीं भटकती है, उसी रास्ते से मिल जाती हैं। ठीक है। कुछ नए कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। यानी जो मेल कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल के सेंट कह सकते हैं, सेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपनी फीमेल मादा की तरफ आकर्षित हो जाती हैं या उनको पहचान लेते हैं। ठीक है। फिर है मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर, ये भी है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मच्छर जो होते हैं खासकर हमारे शरीर के पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्माहट से वो हमें ढूंढ लेते हैं। हम लोग अक्सर जब कभी भी गर्मी में क्या करते हैं, छत पे बैठते हैं या कभी भी, तो क्या होता है, जो मच्छर होता है हमारे तलवों के गर्माहट के कारण हमारे पास वो आ जाता है और हमारे जो शरीर का तापमान होता है उसी के थ्रू वो क्या करता है, हमारे ओर आकर्षित हो जाता है और हमें वो ढूंढ लेता है। ये याद रखिएगा, ये भी यहाँ से भी प्रश्न आया है मच्छर से। अगला है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक दूर से ही पहचान लेता है। अक्सर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं या अक्सर मतलब जो भी जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर अपने मादा का जो गंध होता है यानी कि उनका जो स्मेल होता है, तो उन्हीं के थ्रू वो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े। यहाँ पे देखिए खासकर रेशम का जो कीड़ा मकोड़ा होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है वो क्या करता है, अपनी मादा यानी कि फीमेल जो रेशम के कीड़े होते हैं उसकी गंध से कई किलोमीटर तक वो क्यों ना दूर हो लेकिन उसको पहचान जाते हैं, है ना। फिर है देखिए, कुत्ता अपने मल मूत्र की गंध से अपनी जगह को पहचानता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें, देखिए ये याद रखिएगा, कुत्ता, ये भी प्रश्न आया है, कुत्ता अपने मल मूत्र की गंध से अपनी जगह को क्या करता है, पहचान लेता है कि वो इसका इलाका है, या इससे ये भी पहचान जाता है कि अगर मान लीजिए उसके इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो वो पहचान जाता है कि उसके इलाके में कोई और कुत्ता आया है। ठीक है, इसीलिए वो भौंकने लगता है रात में, आधी रात में भी वो भौंकने लगता है अगर उसके इलाके में कोई और गंध महसूस होने लगती है, तो वो गंध के थ्रू ही पहचान जाता है। अगला है, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें जो होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं, वह एक ही समय में दोनों अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं, अधिकतर पक्षियों के साथ क्या होता है, सिर के दोनों तरफ उनकी आँखें होती हैं। ये भी प्रश्न आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी नेक्स्ट मिलेंगे। फिर हम लोगों का ये NCERT का पार्ट 3 हो जाएगा, इसमें हम लोग जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए इतना देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है, ज़्यादा हार्डली नहीं पढ़ना है, ईजिली वे से पढ़ना है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।